हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज तक रीट में जितने भी राजस्थान इतिहास से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में व्याख्या सहित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप मन लगाकर बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और साथ में जो लिखा गया तथ्य है उसको भी ध्यान से देखिए। और मेरी आशा है कि राजस्थान इतिहास से संबंधित रीट में जो प्रश्न पूछेंगे वो इनसे बाहर जाने की कम ही संभावना है। वैसे तो राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है अपने आप में, उसको पढ़ने में 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ परीक्षा की दृष्टि से जो मोती चुनकर लाया हूँ वो आपके रीट को क्लियर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेसन। और हाँ, ये इकाई है राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। इस इकाई में से हाल ही के वर्षों में स्वतंत्रता आंदोलन या आधुनिक इतिहास से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। ये पेपर बनाने वालों की सोच रही है ऐसे, तो हम ज़्यादा प्रश्न आधुनिक राजस्थान या आधुनिक इतिहास से संबंधित कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेझिझक होकर राजस्थान के इतिहास का पूरा निचोड़ इसमें से आप पढ़ लीजिए, आपके पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। मैं सीधा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना आपको। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। इन प्रश्नों के बारे में जहाँ महसूस हुई है मेरे को, मैं व्याख्या आगे ट्रिक सहित इस वीडियो में आपको करवा दूँगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। 1825 1830 वाली ट्रिक है। ये मत्स्य संघ है, सबसे पहले बना था और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है ये। प्रताप समाचार पत्र, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो बिजोली किसान आंदोलन है, उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था इस समाचार के माध्यम से। और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? राणा सांगा 30 जनवरी 1528 को चल बसे थे। कई तो कहते हैं कि उनको जहर दिया गया था अपने सहयोगियों के द्वारा, और कई कहते हैं कि वो अपने आप मर गए। जैसे भी हो, लेकिन उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई, ये हमें याद रखना है। ये रीट में आए हुए प्रश्न है। जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? स्वयं जयसिंह ने इसकी रचना की। और ये किस पर आधारित है? ज्योतिष पर आधारित है। जयसिंह कारिका स्वयं जयसिंह के द्वारा रचित। राजस्थान के एकीकरण के समय अत्तलगांव पढ़ने में आता है, तो किस रियासत से जुड़ा था? सिरोही रियासत में था अत्तलगांव। मोतीलाल तेजावत का जन्म कौन से गांव में हुआ? कोलियारी गांव। कोलियारी या कोलियारी गांव, ये भील आंदोलन से संबंधित है। 1857 की क्रांति में सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल। मैं यहाँ कुछ एजेंटों के बारे में बता रहा हूँ, ट्रिक, इनसे आप अच्छी तरह समझ लेना।
कोट बटन, जहाँ कोट है वहाँ आप बटन याद कर लेना। मोजो, मोजे होते हैं ना पहनने वाले, तो मोजो शब्द याद कर लेना। मेवाड़ साहब याद कर लो। इड्डो जयपुर, जयपुर बहुत बड़ा है और अपने माइड भाषा में कहते इड्डो बुड्डो, इड्डो जयपुर यानी बहुत बड़ा जयपुर, इड्डो जयपुर ऐसे याद कर लेना। भरता मार ने पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में स्वतंत्रता सेनानी बोलते थे। हम सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए ये बोल रहे हैं भरता मार ने। ये भरता नाम का कोई व्यक्ति है, उसको कह रहा है उसका दोस्त कि मार ने इसको मारो। शीरो व्यंजन बनाते हैं ना, शीरो कहाँ, हॉल में बनाओ। शीरो कहाँ, हॉल में, बड़ा हॉल है वहाँ शीरो बनाना है, शीरा परोसना है। शीरा होता है ना हमारे खाने का व्यंजन, शीरो हॉल में बनाओ, खट्टा बनाना है शीरो हॉल में बना लो। तो ये शब्द ऐसे ही याद रखने। कोट बटन इसका मतलब है कोटा, कोट से कोटा, बटन बर्तन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्तन। मोजो, मोजो जोधपुर का। एक मोशन, मोशन था ना, मोशन जोधपुर का। मोजो यानी जोधपुर का मोशन, जिसका सर्कलम कर दिया गया था। मेवाड़ साहब, मेवाड़ अर्थात उदयपुर, उदयपुर के साब, सावर्ष, साब या सावर्ष, मेवाड़ साहब यानी उदयपुर के या मेवाड़ के सावर्ष। इडो जयपुर, जयपुर के ईडन, कौन थे, ईडन। भरता भरतपुर। मारनी, मारिसन और नी से निक्सन। कई बार दोनों नाम एक साथ आ जाते हैं, ज़्यादातर मॉरिसन आता है, मॉरिसन या निक्सन ये दोनों नाम आते हैं। तो मॉरिसन आए या निक्सन आए या दोनों आए, तो एजेंट पॉलिटिकल एजेंट कौन था, भरतपुर का मॉरिसन और निक्सन। मारनी, शीरो यानी सिरोही, हॉल जेडी हॉल अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इस प्रकार पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित प्रश्न हर बार आते हैं, चाहे कौन सी परीक्षा हो, और ये ट्रिक याद करने के बाद आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कोट बटन, मोजो, मेरे साथ बोलो एक बार, कोट बटन, मोजो, मेवाड़ साहब, इडो जयपुर, भरता मारने, शीरो हॉल में बनाओ। बस चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्कर में स्थित वराह मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया, अरुणोराज ने। अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्कर अजमेर में है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ये चित्रकला से संबंधित है, स्थापत्य कला से संबंधित है। तो इसमें इस स्कूल का निर्माण, इसकी स्थापना किसने की थी, स्वाई राम सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय ऐसे आता है, तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वाई राम सिंह के द्वारा, और वो भी द्वितीय। विषम घाटी पंचानन, कौन नहीं जानता इनके बारे में, कौन थे, राणा अमीर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, और रावल शाखा, दो शाखाएं थी जिन्होंने चित्तौड़ में, मेवाड़ में शासन किया, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। तो रावल शाखा के थे रतन सिंह, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हरा दिया और रावल शाखा का अंत हो गया। लेकिन बाद में राणा अमीर, इन्होंने दोबारा वहाँ अपना शासन स्थापित किया और बहुत ही पराक्रमी थे। विषम घाटी पंचानन ये इनको उपमा दी गई थी। तो राणा अमीर, इन्होंने राणा शाखा की स्थापना की। 1857 की क्रांति के समय
हाँ, इसमें राणा शाखा के ही थे हमारे प्रताप सिंह, कुंवर प्रताप सिंह पढ़ते ना, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, वो इसी शाखा से थे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अन्य रियासतों में उदयपुर, अन्य जो भी महत्वपूर्ण रियासतें थे उनके शासक कौन थे, ये भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा ट्रिक के माध्यम से, ध्यान से समझना। मेवाड़ स्वरूप 1857 की क्रांति में मेवाड़ स्वरूप अंग्रेज यहाँ आए, ऐसे समझ लो, या मेवाड़ के साथ स्वरूप याद कर लो। मेवाड़ का स्वरूप अंग्रेजों के पक्ष में था। 1857 की क्रांति में मेवाड़ स्वरूप या उदयपुर का स्वरूप अंग्रेजों के पक्ष में था। तो स्वरूप अर्थात स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे। जोत, जो से जोधपुर, तय से तख्त सिंह है। जोत याद रख लो। वहाँ क्या मोजो, पॉलिटिकल एजेंट के लिए मोजो शब्द याद किया था हमने, ऊपर देखो मोजो। मोशन, जो जोधपुर, जोधपुर के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? मोशन, मेक मोशन। यहाँ जोत शब्द लिखा है मैंने, जोत। तय से तख्त सिंह, जो से जोधपुर। कोरा, को से कोटा, रा से राम सिंह द्वितीय, को से कोटा राम सिंह द्वितीय। बूरा, बू से बूंदी, रा से राम सिंह। राम की जय, इसको ऐसे याद कर लो, राम की जय। ये रारा कई जगह आ गया इसलिए मैंने ये थोड़ा बड़ा बना दिया। राम की जय, बोलो राम की जय। तो जय से जयपुर, राम यही राम है। कोटा में राम सिंह, बूंदी में राम सिंह, जयपुर में राम सिंह। लिखा हुआ मिलता है राम सिंह, तो राम सिंह है, कोटा में था, बूंदी में था, जयपुर में था। समझ गए राम सिंह के बारे में। और हाँ, प्रथम द्वितीय तृतीय अगर ऐसे आ जाए तो द्वितीय लिखना है मैं। भज, भज भरतपुर, जैसे जसवंत सिंह। भरतपुर, भज शब्द याद कर लो, भय से भरतपुर, जैसे जसवंत सिंह। शिष्य, सिरोही, सी से सिरोही, सी से शिव सिंह। शिष्य, भज भरतपुर, जसवंत सिंह। ये याद नहीं करने नाम, अगर ऑप्शन में आ जाए तो ऑप्शन में आप पहला अक्षर देख लेना। अगर जय से कोई नाम शुरू होता है तो वही इसका उत्तर होगा, भय जय। भय से भरतपुर प्रश्न में आ गया। ऑप्शन में जय से शुरू होने वाला एक अक्षर में, जय अक्षर से शुरू होने वाला एक शब्द मिलेगा, आपको वही चयन करना है। तो भज, अब जय से जसवंत बनता है, कोई भी बनता है, लेकिन जय से एब शहद में से जय से शुरू होने वाला एक ही शब्द मिलेगा। अन्य विकल्पों में और नाम मिलेंगे जो कै से शुरू होंगे या सह से शुरू होंगे। तो हमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है कि ये जसवंत याद थोड़ी रहेगा। हाँ, जवार सिंह ऐसे पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन में नहीं डालते हैं, क्योंकि उस समय के तात्कालिक जो क्या होते थे, शासक होते थे, उन्हीं के नाम लिखते हैं। तो यहाँ जय, उस जय से शुरू होने वाला जसवंत सिंह था। अब शिशि, सिरोही शिव सिंह। धोला भगवां, धोला भगवां कलर होते हैं ना, धोला कलर, भगवां कलर, भगवां संत लोग पहनते हैं ना। धोला धौलपुर, भगवां भगवंत सिंह, तो धौलपुर में भगवंत। सरदार बीका, बीकानेर का शासक था, वो खुद अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए गया था अंग्रेज़ों के लिए हरियाणा में। तो ये बीका हुआ सरदार, ऐसे समझ लो। सॉरी, बीकानेर वाले कहीं रीस मत कर लेना, लेकिन हकीकत है बीकानेर शासक था, अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़ने के लिए गया था, स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ा था। तो ये सरदार बीका हुआ मान लो, बीकानेर का सरदार, बीका से बीकानेर, सरदार से सरदार सिंह। तो ये सरदार बीकानेर का कम
कम, क में कै से करौली, मैं से मदन, मैं से मदन, कै से करौली, ये याद कर लो। कम, कम तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कम, कै से करौली, मैं से मदन। नटो, न टो, टो से टोंक, न से नवाब, टो से टोंक। नवाब यानी इतनी रियासतें थी, उनमें नवाब नाम से एक ही था वजीरुद्दौला, वो टोंक का था, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। और नवाब भी कई बार हमारा दिमाग घुमाने के लिए 2-3 प्रकार के नवाब डाल देते हैं। तो नवाब देखो ऐसे लिखा जाता है, न वा बे, आता है ना। तो यहाँ न वे, न से नवाब याद कर लिया हमने। आगे वह से शुरू होगा, वजीरुद्दौला नाम है पूरा। नवाब वजीरुद्दौला कहाँ का था? टोंक का। तो न से नवाब पढ़ लिया, वह से वजीरुद्दौला ऐसे पढ़ लेना चाहिए। नवाब वजीरुद्दौला कहाँ का था? टोंक का। तो नटो। अलवी, अलवी, अल से अलवर, वी से विन्यासी, अलवर विन्यासी हैं। अलवर के शासक कौन थे? विन्यासी हैं। रणजे, रणजी ट्रॉफी होती है, आप रणजे याद कर लो। रणजे, रणजी को रणजे। तो रण से रणजीत सिंह, जे जैसलमेर। रणजीत सिंह रणजे अर्थात रणजीत सिंह, जे से जैसलमेर, जैसलमेर के रणजीत सिंह। दलपत ये नाम ही है, और इसी में नाम और रियासत दोनों का नाम दलपत। दल, दलपत सिंह, दलपत, दलपत सिंह। पत, प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। दलपत इसी में रियासत का नाम है और इसी में शासक का नाम है, दलपत। दल से दलपत सिंह, पत से प्रतापगढ़। बाल, देखो बाल कितना अच्छा शब्द है, बाल। बा से बांसवाड़ा, ले से लक्ष्मण, बा से बांसवाड़ा, ले से लक्ष्मण। उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा, ऐसे कहते हैं ना, उड़ूंगा नहीं, मैं तो उड़कर अंग्रेज़ों से लड़ूंगा, उड़ूंगा। तो डूंगा, डूंगरपुर, डूंगरपुर ऊ से उद्देश्य है, डूंगरपुर के उद्देश्य हैं। इस प्रकार मैंने ये ट्रिक बताई है। अगर इनमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है दोबारा सुन लो। दोबारा मेवाड़ स्वरूप, जोत, जो से जोधपुर, तय से तख्त, सिंह, कोरा। इन शब्दों को दोबारा रिवाज कर लेना वीडियो को। कोरा, कोटा, बूंदी, जयपुर, इन सब के राम सिंह। भज, भरतपुर, जसवंत सिंह। शिशी, सिरोही, शिव सिंह। धौला भगवान, धौलपुर, भगवंत। सरदार बीका, बीकानेर का सरदार। और कम, करौली मदन। नटो, नवाब वजीरुद्दौला टोंक। अलवी, अलवर विनय सिंह। रणजे, रणजीत सिंह जैसलमेर। दलपत, दलपत सिंह प्रतापगढ़। बाल, बांसवाड़ा, लक्ष्मण। उडूंगा, उद्देश्य सिंह डूंगरपुर। इस प्रकार ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे हम राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब हुआ, अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसके बारे में ये प्रश्न हैं सीधे के सीधे कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा क्रम से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था सॉरी, अजमेर में। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। ये सीधे याद कर रख लो अपने। बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं? मेजर शैतान सिंह को। बाणासुर के शहीद कौन हुए थे? मेजर शैतान सिंह। 1857 की क्रांति में जयदयाल और मेहराब खान ने नेतृत्व कहाँ किया था क्रांतिकारियों का? कोटा में। कोटा में जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था। बहुत ही ज़बरदस्त नेतृत्व किया था इन लोगों ने। चक्रपाणी मिश्र किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के। चक्रपाणी मिश्र दरबारी कवि थे किसके? महाराणा प्रताप के। इसके बाद में दोस्तों पुरातत्व स्थल और उससे संबंधित नगर है, ये भी हमारे टॉपिक है। तो इनके बारे में थोड़ा और जानकारी अर्जित कर लेते हैं। बागौर
ये सभ्यता है या पुरातत्व स्थल है ये किस जिले में है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो बागोर भीलवाड़ा में, चंद्रावती सिरोही में, नोहे भरतपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में। बागोर भीलवाड़ा, चंद्रावती सिरोही, नोहे भरतपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़। आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, विराटनगर कोटपुतली रोड, सोंथी बीकानेर। ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका स्थल है कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ जिले में। तो प्री हड़प्पा और हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, इस प्रकार सोंथी संस्कृति है, ये प्री हड़प्पा से संबंधित संस्कृति है। ये बीकानेर में स्थल है। तो बीकानेर में सोंथी सभ्यता। तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में, नगरी चित्तौड़गढ़ में। देखो ध्यान से, नगरी है ये नगरी और ये नगर तो टोंक में, जबकि नगरी चित्तौड़गढ़ में, दोनों में फर्क है। नगरी चित्तौड़गढ़ और नगर टोंक। बालाथल उदयपुर, हलनिया कोटा, गिलूंड राजसमंद, ओजियाना ब्यावर। इस प्रकार मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ है? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ है, नहीं कहाँ थी। पहला चरण हुआ था मत्स्य संघ, विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। पहला चरण था मत्स्य संघ, उसकी राजधानी कहाँ थी? अलवर। आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया, वो कौन सा महान स्वतंत्रता सेनानी था? जोरावर सिंह बारठ, जिसने अमरदास बैरागी का छद्म रूप धारण किया था और आजीवन यानी अपना देहावसान होने तक उसने अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए। वो थे केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ के चाचा श्री। ऐसे थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी 1889 में। और दोस्तों, जोरावर सिंह बारठ, ये बारठ परिवार तो पूरा का पूरा स्वतंत्रता की ज्वाला में अपने आप को न्यौछावर करने वाला परिवार था। 1889 में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया। कहाँ? अजमेर में। ये पहले भी आ चुका है। 1889 में किया था अजमेर में। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था ना। रावल शाखा के कौन थे? रतन सिंह। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। और इधर रणथंभौर में अमीरदेव चौहान शासक हुआ करते थे। अमीर हट वाला शासक कौन था? अमीर हट कहते ना, हट, त्रिया हट, राज हट। तो राज हट को ये अमीर ने निभाया था और हट कर लिया था कि मैं लड़ूंगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो मोहम्मद साहब था, उसका मोहम्मद था एक सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का, वो शरण में आ गया था। किसके? अमीर के। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसकी मांग की तो अमीर ने कहा कि मेरी शरण में आए हुए को मैं ऐसे नहीं सौंपूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को मरना क्यों ना पड़ जाए। तो वो वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन मोहम्मद को वापस नहीं लौटाया। और मरते समय जब मोहम्मद को पकड़ लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तब उससे पूछा गया कि आपको अमीर और अलाउद्दीन खिलजी में से अगर किसी की शरण में जाना पड़े तो आप किसके पास जाओगे? तब अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसने कहा था कि आप में कुछ नहीं है, आप में वो गुण नहीं है जो अमीर में थे। अमीर के पास जाना चाहूँगा। तो कहते हैं कि इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं पर उसको कलम कर दिया था, उसका सर काट दिया था। लेकिन मरते समय तक उसने अमीर का गुणगान किया। और थे ही ऐसे अमीर, वो थे रणथंभौर के शासक। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और अपने कब्जे में कर लिया। 1290 ईस्वी में, इसके ठीक 10-11 वर्ष पहले 1290 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी थे जलालुद्दीन खिलजी,
उसने आक्रमण किया था, लेकिन वो हार कर चले गए थे अमीर से। और जाते समय उसने ये भी कहा था कि मैं ऐसे गढ़ को अपने मुस्लिम भाई के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, लेकिन ये लोमड़ी ने कहा था ना, ये अंगूर खट्टे हैं, वो बात साबित होती है। उसकी मुख्य वजह यही थी कि जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाए थे अमीर को, तब कहा था उसने। तो रणथंभौर को 1301 ईस्वी में आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। ठीक 2 साल बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और वहाँ के रावल रतन सिंह थे। पद्मावती कहानी आपने खूब पढ़ी होगी, वो इसी 1303 ईस्वी की कहानी है। चित्तौड़गढ़ को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने और उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अपने पुत्र खिजर खान को वहाँ का शासक बनाया और खिजराबाद नाम रख दिया। 1305 ईस्वी में, हालांकि ये राजस्थान में नहीं था, लेकिन 1301, 1303, 1305 इस प्रकार है, 2-2 साल के अंतर से आक्रमण कर रहा था, फिर 3-3 साल ऐसे। 1305 में मालवा पर आक्रमण किया, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1308 ईस्वी में सिवाना जो कि जालोर की कुंजी हुआ करते थे, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में और उसको जीत लिया तथा खैराबाद नाम रखा सिवाना का। इसके ठीक 3 साल बाद 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने और जलालाबाद, वहाँ का नाम क्या रखा जालोर का, जलालाबाद। कन्नड़ देव चौहान यहाँ के शासक हुआ करते थे और कन्नड़ देव चौहान का पुत्र वीरमदेव चौहान, जो कि कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, वो वीरमदेव से शादी करना चाहते थे। कन्नड़ देव चौहान ने मना कर दिया और वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की सभा से वापस आ गया। तब क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने कन्नड़ देव चौहान पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन आखिरी समय तक वो लड़ते रहे, लेकिन हाँ नहीं कि ऐसा कई पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। जैसे भी हो, 1311 ईस्वी में जालोर को आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया और जलालाबाद नाम रखा। डूंगर नहीं है ये, डूंगर जी और जवाहर जी कौन है ये? डूंगर जी और जवाहर जी ने बीकानेर और जोधपुर के विरुद्ध विद्रोह किया। तो प्रश्न कैसे पूछते हैं, डूंगर जी और जवाहर जी ने कौन सी रियासतों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो बीकानेर और जोधपुर के विरुद्ध। ये शेखावाटी के थे हमारे सरदार। श्रीमती किशोरी देवी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? सीकर। तिहाड़ जेल, जिनका नाम स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं में आता है, तो तिहाड़ जेल में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया? गोपाल सिंह खरुआ को। महाराणा प्रताप के जो दस्ते होते थे लड़ने के लिए, मान लीजिए ये अपनी सेना है, इस सेना का एक तो इस साइड में जा रही है ये सेना, इस सेना की 2 पंक्तियां हैं, 2 टुकड़ी, एक तो ये टुकड़ी, एक ये टुकड़ी। तो जो आगे की टुकड़ी है ये तो अरावल दस्ता, और जो पीछे की टुकड़ी है पीछे पीछे आ रही है, ये चंद्रावल दस्ता। ऐसे पीछे चंद्रावल दस्ता और आगे अरावल दस्ता। तो इस टुकड़ी का, अरावल टुकड़ी का और चंद्रावल टुकड़ी का, इनके प्रमुख कौन थे? इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल होने वाले प्रमुख कौन थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, गोपीनाथ पुंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। ये चंद्रावल दस्ते के यानी पीछे वाले दस्ते के प्रमुख हुआ करते थे। कौन? गोपीनाथ, पुंजा, जयमल मेहता और राणा जैसा। इसी प्रकार अरावल दस्ते में कौन थे?
तो रावल दस्ते का मुखिया सबसे मुख्य है हकीम खां सूर, जो कि एक मुस्लिम था लेकिन हिंदुओं के लिए लड़ रहा था। जबकि इसके ठीक विपरीत राजा मानसिंह हिंदू था और मुसलमानों के लिए लड़ रहा था। कैसी विडंबना है। हकीम खां सूर जो महाराणा प्रताप के लिए लड़ रहा था, जबकि मानसिंह अकबर के लिए लड़ रहा था। तो हकीम खां सूर तोपची था, महाराणा प्रताप की सेना में मुख्य तोपची, और रावल दस्ते का मुखिया और कृष्णदास चुड़ावत इनके सहयोगी थे। ये दोनों रावल दस्ते में थे। पंडित, अगला प्रश्न देखिए, पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त करने वाला अलवर का शासक कौन था? जयसिंह। जयसिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। औरंगजेब ने जजिया कर, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन उसके ठीक 100 साल बाद औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लागू किया, लेकिन इसका विरोध किया था एक शासक ने, हिंदू शासक ने। उस शासक का नाम क्या है? राजसिंह। ये वही राजसिंह हैं जिन्होंने चारुमती प्रकरण में, चारुमती जिसका विवाह औरंगजेब से होना तय हुआ था, लेकिन राजसिंह उसको उठा ले आया और चारुमती ने खुद पत्र लिखकर राजसिंह से कहा था कि मैं किसी मुस्लिम से शादी करना नहीं चाहती। तब राजसिंह गया और उसे ले आया, उसके साथ विवाह किया। औरंगजेब की कटुता तभी से चली आ रही थी। तो औरंगजेब ने जब जजिया कर शुरू किया 1679 में, 1579 ईस्वी में अकबर ने समाप्त किया। ठीक 100 साल बाद औरंगजेब ने पुनः शुरू किया। उसका विरोध किया था राजसिंह ने, और राजसिंह इसका विरोधी रहा, शादी कर ली चारुमती से। और एक द्वारकाधीश की मूर्ति थी, पंडित लोग आए थे मूर्ति बचाने के लिए, मूर्तियों की सुरक्षा के लिए यहाँ राजसिंह की शरण में आए थे। इन्होंने बाकायदा कहा कि यहाँ मेरे पास आ जाओ और मैं रक्षा करूँगा, और ऐसा ही किया। महाराणा प्रताप का हाथी और घोड़ा, इनका नाम क्या था? ये प्रश्न कई बार आया है। तो हाथी का नाम राम प्रसाद है और घोड़े का नाम चेतक। मैंने ये एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक साथ ऑप्शन में आते हैं ये नाम, और प्रश्न करते समय, ऑप्शन भरते समय हमारा दिमाग है घोड़े का पूछा है तो राम प्रसाद पे टिक हो जाता है, और हाथी का पूछा है तो चेतक पे टिक हो जाता है। तो दोनों को मैंने एक साथ लिया है। हाथी का नाम राम प्रसाद था, जबकि घोड़े का नाम चेतक था। अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। एक बार रीट में पूछा था हाथी का नाम और चेतक लिखकर आगे, चेतक ऑप्शन टिक करके आगे सारे, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, लेकिन आप नहीं करोगे। चेतावनीरा चूंटिया, कितनी बढ़िया कविता थी। चेतावनीरा चूंटिया किसने लिखी? केसरी सिंह बारठ ने लिखी थी। फतेह सिंह को, उदयपुर के शासक थे फतेह सिंह, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारठ ने इनको चेतावनी दी थी इन पंक्तियों के माध्यम से, और ये पढ़कर दिल्ली दरबार के नज़दीक जाकर वहाँ से वापस मुड़ आए थे फतेह सिंह। ऐसे थे हमारे केसरी सिंह बारठ। त्राइन के 2 युद्ध हुए 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनकी जीत हुई। लेकिन ठीक अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जीतता था। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था 1191 ईस्वी में, और ठीक 1 साल बाद फिर 1192 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में वो बचकर भाग निकला, चला गया, और 1192 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया, तब उसकी जीत हो गई। और दोस्तों, इस गोरी के साथ में हमारे जो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो इसी मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आए थे और यहाँ दरगाह स्थापित की थी अजमेर में। और इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में उसी ने सल्तनत काल की शुरुआत की। 1206 ईस्वी से सल्तनत काल दिल्ली में शुरू हुआ। तो यहाँ गोरी के आते ही यहाँ का शासन प्रशासन लगभग चेंज हो गया।
अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। बस एक बार इतना याद रख लो। अब अनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान में वैसे कोई भी कलात्मक वैभव हैं, इनके बारे में पूछें तो ज़्यादातर गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। अन्य स्थलों में हाँ, महाराणा कुंभा वाले वो अलग बात है, लेकिन अन्य ज़्यादातर ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया कहाँ? जोधपुर प्रजामंडल में। जोधपुर प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा कौन थी? एक लड़की थी जिसको उठाकर ले गए थे, उसके विरोध में ये कृष्णा दिवस मनाया गया। 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई कहाँ पर है? जैसलमेर में। युद्ध संग्रहालय यानी युद्ध से संबंधित अवशेष हैं, कोई संग्रहालय में रखने के लिए जो सामग्री है वो इस संग्रहालय में मिलती है, युद्ध से संबंधित है और जैसलमेर में है। अगला प्रश्न देखिए, कवि बांधव की उपाधि किसको दी गई? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव, इनको कवि बांधव के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने रिकेली नाटक भी लिखा था। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। रिकेल नाटक किसने लिखा? संस्कृत में लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा। बीसलदेव इसका अन्य नाम था। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बना है, वहाँ संस्कृत विद्यालय पहले था, उसमें रिकेली नाटक के अवशेष आज भी मिलते हैं। बताते हैं, मैं तो नहीं गया लेकिन बताते हैं। अगर आप में से कोई गया है तो मुझे कमेंट में बताना। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की आयु में हुई थी और जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा, इनके बारे में पढ़ते हैं। जन्म विजोलिया में और बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित और पंछीड़ा गीत इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, पंछीड़ा। मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है? भीलों का तीर्थ स्थल हम सब जानते हैं। 1500 के लगभग भील शहीद हो गए थे। बांसवाड़ा जिले में गोविंदगिरी से संबंधित भीलों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भील इकट्ठे हुए थे और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, तो उसमें लगभग 1500 भील शहीद हो गए। वही मानगढ़ धाम है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय यानी 1567-68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह। और जयमल तथा फत्ता इनके सेनापति हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे। उनको पूरी बागडोर सौंपकर खुद गोगुंदा चले गए थे। जब खतरा मंडरा रहा था उदयपुर पर, तब उदय सिंह ने क्या किया, चित्तौड़गढ़ का किला इन दोनों को सौंप दिया और खुद चले गए कहाँ? गोगुंदा। और ये दोनों लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि जीतने के बाद एक बात और बता देते हैं। वैसे तो आपको मैंने भारत के इतिहास में बताई थी। 1567-68 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहाँ बहुत भयंकर रूप से नरसंहार किया था, जो कि अकबर के पूरे जीवन काल में जितने भी अच्छे काम किए हुए हैं उन सभी पर एक कलंक माना जाता है। ये 1567-68 ईस्वी का आक्रमण यही है वो। हालांकि कौन से उसके अच्छे काम थे, कौन से बुरे काम थे, हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन उसके चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, सभी कर्मों से बढ़कर उसका कलंक ये माना जाता है
कि अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक कौन सा था। 1567-68 ईस्वी का आक्रमण चित्तौड़ पर, और एक असीरगढ़ का आक्रमण भी इस मरने से ठीक पहले इसने असीरगढ़ पर आक्रमण किया था। तो उसके बारे में भी बताया जाता है कि सोने की चाबी देकर वो किला जीता था। जैमल फत्ता यहाँ शहीद हो गए और हत्ती पर इनकी मूर्ति अकबर ने स्थापित करवाई थी। बाद में ये बीकानेर लाई गई है, जो आज भी यहाँ सुरक्षित है बीकानेर के किले में। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन हुआ करता था। राम सिंह द्वितीय, मैंने बताया था ना, कोरा ऐसे याद कर लो, तो ये राम सिंह है कोटा में। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बलवंत सिंह। माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। बलवंत सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान राजस्थान का एकीकरण हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से, क्योंकि एकीकरण से संबंधित प्रश्न रीट में प्राथमिकता से पूछते हैं, तो इसका पूरा हम सार पढ़ ही लेते हैं। इधर मैंने चरण लिखे हैं। चरण जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और यहाँ संघ का नाम चरण में किस नाम से संघ बना। मत्स्य संघ। पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान, पांचवा संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय हो गया, और सातवां वर्तमान राजस्थान। ये राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। ये प्रश्न पीछे आया भी था, हमने पढ़ा था। तो इनकी तारीखें देख लीजिए। 18 मार्च 1948 प्रथम चरण कब अस्तित्व में आया। दिनांक 18 मार्च 1948। इसके ठीक 7 दिन बाद देखिए 25 मार्च है। 25 मार्च 1948 फिर है 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को। 18, 25, 18 और फिर ये 30। 18, 25, 18, 30 ये 3 तारीखें 1948 की हैं। 1948, 1948, 1948 और वो भी मार्च अप्रैल। तो शुरू में 1, 2, 3 ये 48 की तारीख है 1948 की। तो सन याद कर लेना 1948, और 3 चरण है इसमें। 18, 25, 18, 18, 25, 18 ये 3 तारीखें 1948 की हैं। और मार्च अप्रैल ऐसे शुरू के दोनों मार्च में और फिर 1 महीने बाद अप्रैल में। और आगे है फिर 2/49 में। ये तो 48 में 3 हो गए, फिर 49 में 2 तारीखें 49 में। कुल कितने चरण हो गए 5। फिर आता है 1 49 में कौन सी तारीख है 30 मार्च और 15 मई। 30 का आधा 15, तो 30 मार्च और 15 मई ये 49 की तारीख हैं। 30, 15, 18, 25, 18, 30, 15 ये चौथा और पाँचवा ये तारीखें 49 की हैं 1949 की। फिर आता है 1950 में 48 में 3, 49 में 2 तारीख और 50 में 1 तारीख और 56 में 1 तारीख। कुल मिलाकर कितने हो गए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीखें हैं। 18, 25, 18, 30, 18, 25, 18, 30 4 ऐसे याद कर लो। और फिर हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं विद्यालयों में, तो उनके हिसाब से 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये अगस्त नहीं है मई है वैसे, मजदूर दिवस ये 15 अगस्त नहीं 15 मई, लेकिन 15 तारीख याद रख लेना इनसे। 18, 25, 18, 30 चार याद हो गई। ये 15 और ये 26, 15 अगस्त 26 जनवरी, लेकिन ये अगस्त की जगह मई है। 15 मई 26 जनवरी। और लास्ट वाले तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूर्ण हुआ। यहाँ तारीखें आ चुकी हैं 3 48 में, 2 49 में, 1 50 में, 48, 49, 50 और 1 56 में। कुल 7 चरण। 18, 25, 18, 30,
15 अगस्त, 26 जनवरी और पूर्ण। इस प्रकार अब इनके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता इनका नाम ये 4 हैं, इनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं, इनके बारे में। 5वां 6ठा इनके उद्घाटनकर्ता के बारे में कम पूछते हैं। और मुख्य तो ये पहला प्रथम मत्स्य संघ हुआ था, उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? गॉडगिल। दूसरा गॉडगिल, तीसरा नेहरू। गॉडगिल और तीसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5वें में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 6ठे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इनके बारे में पेपर में पूछते बहुत कम है। इनके बारे में एक तो ये तीसरा इनके बारे में और पहला दूसरा इनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, पहले चरण के या द्वितीय चरण के या तृतीय चरण के। तो ये याद रख लो, पहला दूसरा गॉडगिल और तीसरा नेहरू, चौथा 5वां 6ठा ये आगे पटेल। अब इनकी राजधानी चरण इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान एकीकरण के बारे में राजधानी कौन सी थी, राज प्रमुख कौन थे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे। पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी कोटा। पहला चरण मत्स्य संघ था ना, उसकी राजधानी अलवर। दूसरा चरण राजस्थान संघ बना था, उसकी कोटा। तीसरा संयुक्त राजस्थान बना, उसकी राजधानी उदयपुर। चौथा वृहत राजस्थान और उसकी राजधानी जयपुर। 5वां इसमें 5वें की राजधानी जयपुर, 6ठे की राजधानी जयपुर और 7वें की राजधानी जयपुर। मुख्य रूप से पहले की राजधानी पूछ लेते हैं, पहले की राजधानी अलवर, दूसरे की राजधानी पूछ लेते हैं कोटा और तीसरे की राजधानी उदयपुर। ये राजधानी पूछते हैं ज़्यादातर, पहला दूसरा तीसरा। पहला मत्स्य संघ उसकी राजधानी हुआ करते थे अलवर और तीसरे की उदयपुर, क्योंकि तीसरा उदयपुर शामिल हुआ था सिर्फ किसमें, दूसरे चरण में हुआ था। अब इनके राज प्रमुख कौन थे? चिंता मत करो, मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा। राज प्रमुख उदयभान सिंह, पहले चरण के उदयभान सिंह, दूसरे के भीम सिंह द्वितीय, तीसरे के भूपाल सिंह और चौथे के मान सिंह। ये कौन थे? राज प्रमुख। आगे मान सिंह रहता लगातार। राज प्रमुख के बारे में पहला दूसरा तीसरा बस ये याद रखो। चौथा 5वां 6ठा ये राज प्रमुख नहीं पूछते हैं। और 7वें में तो राज प्रमुख का पद हटा दिया, खत्म कर दिया, उसकी जगह राज्यपाल का पद शुरू हुआ। और गुरुमुख निहाल सिंह इसके 7वें के क्या बने? प्रथम राज्यपाल हमारे राजस्थान के। उदयपुर मेवाड़ को ही कहते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बने? तो शोभाराम कुमावत, पहले चरण के मुख्यमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। या प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री को क्या कहते थे? ये प्रधानमंत्री कहते थे गोकुलाल सावा, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री क्या थे? प्रधानमंत्री। ये देखिए भूपाल सिंह मैंने यहाँ अलग लिखा, महाराज प्रमुख है, ये लड़ाई हो गई थी इनमें। वो कह रहा, वो बोला मैं राज प्रमुख बनूँ, वो बोला मैं राज प्रमुख बनूँ उदयपुर और जयपुर में। तो यहाँ दोनों को राजी कर दिया गया। मान सिंह को, जयपुर वाले को राज प्रमुख बना दिया और भूपाल सिंह जो कि बहुत बड़ी रियासत लिए हुए थे, उदयपुर के थे, तीसरे चरण में शामिल हुए थे। तो पहले ये शामिल हुए, इनका भी दबदबा था, ये शक्तिशाली थे, इनको हटा नहीं सकते राज प्रमुख पद से। लेकिन मान सिंह जयपुर में विराजमान थे तो दोनों को संतुष्ट कर दिया और भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया। तो इस प्रकार राज प्रमुख और महाराज प्रमुख बनाए चौथे चरण में। आजकल भी संतुष्ट करने के लिए बनाते हैं ना उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ऐसे। तो उप राज प्रमुख
समझ लो या महाराज प्रमुख समझ लो। पंचम चरण इसमें हीरालाल शास्त्री, छठे में हीरालाल शास्त्री, ये प्रधानमंत्री थे और मोहनलाल सुखाड़िया सातवें में मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार ये एकीकरण के समय प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, राजधानी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसमें शामिल कौन कौन से राज्य हुए थे, कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी। पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये चार मिलकर और निमराना ठिकाना है, ये शामिल हुआ था। ये मत्स्य संघ बना था। सबसे पहले मत्स्य संघ बना। इसमें चार रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ABCD ऐसे याद कर लो। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। हाँ, डी से दोसा मत बना देना, यहाँ कई बार दोसा शब्द एवं में विकल्प में दे दिया जाता है, तो दोसा नहीं है, धौलपुर है ये। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चार तो रियासतें थी तथा निमराना ठिकाना। दूसरे चरण में ये कौन कौन सी रियासतें थी इनके बारे में याद मत रखना चाहिए, लेकिन राजस्थान संघ बना राजस्थान संघ, ये याद रखना जरूरी है। दूसरे चरण में इतनी रियासतों के नाम बहुत कम पूछते हैं। पहले चरण वाले ये जरूर पूछते हैं, क्योंकि चार ऑप्शन होते हैं एवं और यहाँ चार रियासतें हैं, चार राज्य हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इनमें से एक को छोड़ देते हैं वो, तो ये प्रश्न अच्छा बन जाता है उनके लिए, पूछने वालों के लिए। दूसरे में नाम क्या है दूसरे चरण का? राजस्थान संघ, ये पूछते हैं। लावा कुशलगढ़ ठिकाने इसमें शामिल किए गए। तीसरा चरण, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तीसरा चरण, ये जो दूसरा चरण है, पहला चरण ABCD वाला वो बन गया लेकिन है अलग, शामिल नहीं है, वो अलग ही है। दूसरा चरण बन गया। इस दूसरे चरण में शामिल हुआ उदयपुर। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बना। तो ये दूसरा चरण है। जितने भी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये जितनी रियासतें थी, इनका मिलकर जो राजस्थान संघ बना, उस संघ में शामिल कर दिया उदयपुर को। सिर्फ उदयपुर शामिल हुआ है। तो तीसरे चरण में उदयपुर शामिल हुआ। किस में शामिल हुआ? मत्स्य संघ में नहीं, राजस्थान संघ में, यानी दूसरे चरण में जो कुछ भी बना था उसमें शामिल हुआ है। चौथे चरण में ये फिर तीसरा चरण इतना मिल गया, पहला अभी भी दूर है। दूसरा और तीसरा चरण, यानी तीसरा चरण हुआ, इसमें जयपुर मिल गया, जोधपुर मिल गया, बीकानेर मिल गया, जैसलमेर मिल गया। यानी राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी रियासतें चार थी, वो रियासतें चौथे चरण में, यानी चार रियासतें चौथे चरण में शामिल हुई। किस में शामिल हुई? तीसरे चरण में जो संघ बना था संयुक्त राजस्थान, उसमें मिल गई और वृहत राजस्थान बना चौथे चरण में। तारीखें याद की थी ना हमने, 18-25, 18-30, यानी 30 मार्च 1949 वाला है ये। 30 मार्च 1949 को ये चारों रियासतें बनी और इसी दिन वृहत राजस्थान बन गया। और ये दिवस राजस्थान दिवस के रूप में आज भी हम मनाते हैं। ये चौथे चरण के पूर्ण होने पर बना था राजस्थान दिवस, लेकिन ध्यान रखना मत्स्य संघ इसमें शामिल नहीं है। चौथे चरण में 30 मार्च को बना और ये हम 30 मार्च 1949 को आज हम राजस्थान दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। ठीक इसके अगले चरण में देखिए, पांचवा चरण 18-25, 18-30, और मैंने बोला था 15 अगस्त 26 जनवरी, तो ये 15 अगस्त नहीं 15 मई वही है। मैं बार बार ये तारीखें बोलकर आपको रटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मई को मत्स्य संघ, मत्स्य से मैं याद रख लेना, 15 मई मत्स्य, मैं यहाँ मई में, तो मैं मत्स्य संघ, चौथे चरण में मत्स्य संघ शामिल हो गया और 15 मई को ये शामिल हुआ है पहला चरण। इस प्रकार काफ़ी बड़ा क्षेत्र अब कवर हो चुका है, लेकिन बीच में एक टुकड़ा अब भी बाकी पड़ा है दोस्तों। चलो चर्चा करते हैं, कौन सा है वो?
छठा चरण, पांचवें चरण में सिरोही का विलय कर दिया गया और छठा चरण पूर्ण कर दिया गया। पांचवा चरण है, इसमें मत्स्य संघ शामिल हुआ। इस पूरे के पूरे मामले में ये पूरा क्षेत्र है, इसमें सिरोही को और शामिल कर दिया। सिरोही पहले कहाँ हुआ करता था? बम्बई प्रांत था, बम्बई राज्य था बड़ा, उस बम्बई के अंडर में आता था सिरोही। गुजरात नहीं था, बम्बई, उस बम्बई में सिरोही था। उस सिरोही को बम्बई से हटाकर किस में मिला दिया? राजस्थान में मिला दिया। और राजस्थान के अब्बू व दिलवाड़ा तहसील है, ये शामिल नहीं हुए थे। इसका भी कारण है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के, महात्मा गांधी गुजरात के, और हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये भी गुजरात के लोग कुछ लालची भी कह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब्बू व दिलवाड़ा ये क्षेत्र है, इसको गुजरात में शामिल करने के लिए दबाव बनाया था। लेकिन सिरोही के हमारे भोगीलाल पांडे है ना, उनके दबाव की वजह से ये क्षेत्र वापस कहाँ मिलाया गया? राजस्थान में मिलाया गया। लेकिन ये छठे चरण में नहीं, सिरोही मिला लिया गया। लेकिन जो दर्शनीय स्थल है अब्बू दिलवाड़ा वाला, वो गुजरात ने अपने पास रख लिया। लेकिन राजस्थान ने आखिरकार अगले चरण में इसको प्राप्त कर ही लिया। आगे देखिए, सातवां चरण है, इसमें अब्बू व दिलवाड़ा तहसील है, इसको किस में मिला लिया? राजस्थान में मिला लिया। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश बीच में छुटा हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश था वो, उसको शामिल कर लिया। एवं सुनेल टप्पा का राजस्थान में विलय, सुनेल टप्पा ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में था, इसको भी शामिल कर लिया। पहले मध्य प्रदेश के पास था, ये सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश के पास था और अब्बू दिलवाड़ा गुजरात के पास था। तो गुजरात से अब्बू दिलवाड़ा ले लिया और मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा ले लिया। तो इसके सुनेल टप्पा के बदले में क्या दिया गया? सिरोंज क्षेत्र जो कोटा में था वो मध्य प्रदेश को दे दिया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को हमारे वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। ट्रिक्स देख लीजिए थोड़ी। तारीखें 18-25, 18-30, 18-25, 18-30 चार तो ऐसे याद करो। और 15 अगस्त 26 जनवरी त्यौहार मनाते हैं। और 1 नवंबर अंत वाला, ये एक तो याद रह जाएगा आपके और 18 याद रह जाएगा। 18 से शुरुआत होती है। इनके बीच में ये शुरू की 3 तारीख हैं, ये तो 1948 की, 18-25, 18-30। मार्च अप्रैल मई ज़्यादातर बस इन शुरू के महीने यहीं से हैं सारी 18-25 मार्च में, फिर अप्रैल में, ये अप्रैल में, फिर मार्च आ गया, मार्च अप्रैल मार्च। और ये चौथा चरण है। 4 रियासतें शामिल हुई बड़ी और वृहत राजस्थान बना। राजस्थान दिवस इसी तारीख को मनाते हैं। फिर 15 मई मजदूर दिवस मनाते हैं ना, और शायद मजदूर दिवस मनाते हैं, जो भी है, थोड़ा सा मेरे पूरा याद नहीं आ रहा। 15 मई ये तारीख मत्स्य संघ से याद कर लेना, मत्स्य संघ में से शुरू हो रहे हैं दोनों। 15 मई मत्स्य संघ शामिल हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। ठीक उसी दिन छठा चरण पूरा हुआ और 7वें चरण में पुनर्गठन हुआ राजस्थान का। वर्तमान 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से ये तारीखें याद हो गई। अब ये देखिए, उभी भूमानस हमारी माइड भाषा रे अंदर देखिए, उभी भूमानस राज प्रमुख बनसी या बनगी। उभी भूमानस राज प्रमुख बनगी, क्या याद रह जाएगा? जरूर रहेगा। उभी भूमानस राज प्रमुख बनगी। उभी व राज प्रमुख राजनीति में वही जा सकते हैं जो खतरनाक होते हैं। तो उभी भूमानस जो लड़ाई खोरी होती है उसके बारे में, उभी भूमानस राज प्रमुख बनगी। इस प्रकार याद रख लो। ऊ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह, मान से मान सिंह। ये 4 नाम बता दिए मैंने, राज प्रमुख 4, बस ये 4 ही रखने हैं।
उबी भूमानस, बस राज प्रमुख कौन है, उबी भूमानस राज प्रमुख बन गई। तो ऊ से उदयभान सिंह पहले चरण में मत्स्य संघ वाला, उसमें उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। भीम सिंह कोटा से थे, ये राज प्रमुख बने। तीसरे बड़ी रियासत थी उदयपुर, वो शामिल हुई। भूपाल सिंह है, कौन थे, भूपाल सिंह, ये तीसरे चरण में राज प्रमुख बने। फिर लड़ाई हो गई, जयपुर वाला बोला नहीं मैं बनूंगा राज प्रमुख। चौथे चरण में जयपुर शामिल हुआ और मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया। तो फिर ये उदयपुर वाले भी बड़ी रियासत के धनी थे, इनको महाराज प्रमुख बनाया गया। तो ये उबी भूमानस, ये शब्द याद रख लेना राज प्रमुख के लिए। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। प्रधानमंत्री, ये तो और भी सरल है। प्रधानमंत्री सो गयो माँ ही, माँ जागी सो गयो। प्रधानमंत्री कट सो गयो, माँ जागी सो गयो। तो प्रधानमंत्री सो गयो माँ ही कैसे, ये 4 चरण ये मुख्य हैं। सो बाराम कुमावत, गोकुलाल असावा प्रधानमंत्री हैं ये, माँ माणिक्य लाल वर्मा और ही हीरालाल शास्त्री। सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुलाल असावा, माँ से माणिक्यलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। अब ये सो गो माँ ही, ये पहले अक्षर आप याद रख लोगे तो आगे हीरालाल हो चाहे माणिक्यलाल हो कुछ भी हो, उनका पहला अक्षर आप पकड़ लेना और ऑप्शन सही कर देना। प्रधानमंत्री का और ये तारीख वाला राज प्रमुख का बहुत बार आता है ये प्रश्न। तो प्रधानमंत्री सो गयो माँ ही, माँ जागी सो गयो, मन राजनीतियों को मतलब कोने, जबकि राज प्रमुख वाले उबी भूमानस वो खतरनाक थे। ये सरल स्वभाव का था, माँ जागी सो गयो, माँ सो गो माँ ही, शोभाराम, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन के लिए फिर देखिए, उद्घाटन के लिए जीजी ने सरदार बना दिया, जीजी ने सरदार बना दिया उद्घाटन करने के लिए। तो जीजी अभी पढ़ा था हमने, गोडगिल, ने से नेहरू, सरदार से सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये। सरदार नाम न आए तो भी याद रख लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल आ जाए या वल्लभ भाई आ जाए या सरदार आ जाए, पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो जीजी ने सरदार बना दिया उद्घाटन के लिए, राजस्थान के एकीकरण में उद्घाटन के लिए जीजी ने क्या बना दिया, सरदार बना दिया। जीजी गोडगिल, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार दोस्तों मैंने राजस्थान का इतिहास है, इसको लगभग इस वीडियो में, ये लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। काफ़ी बड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि आज मैंने इसमें पूरा का पूरा राजस्थान इतिहास से संबंधित पूरा सार इकट्ठा कर लिया है और यहाँ से बाहर प्रश्न आने के बहुत कम चांस हैं। और इससे रिलेटेड प्रश्न कोई आ भी जाए तो आप अगर ये अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं तो आप आराम से उसका उत्तर चयन कर लोगे। अगर यहाँ से कोई प्रश्न पुटअप नहीं होता तो भी अगर ये पढ़ा हुआ है तो आप आराम से हल कर दोगे। तो इस प्रकार है, ये 5-6 नंबर का मैटर है। एक इकाई से पहले 5 नंबर के आते थे, लेकिन अब राजस्थान का वेटेज बढ़ने की वजह से यहाँ से मेरे को लग रहा है 6-7 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होंगे। और वो आप अगर ये ढंग से 2-3 बार वीडियो देख लोगे तो आराम से कवर कर जाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, वीडियो कैसा लगा, ट्रिक्स कैसी लगी, ये आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताओगे तभी पता चलेगा। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद।